Hi everyone, the topic for today's video is LMIA. क्या है LMIA? किसी को लगता है LMIA वर्क परमिट है कि कनाडा जाना है तो है ना, अगर LMIA मिल गया तो हम वहाँ जाके काम कर सकते हैं, हमें वीज़ा मिल गया। और किसी को ये भी लगता है कि ये सिर्फ एक जॉब ऑफ़र है जो एम्प्लॉयर ने दिया है, अभी इसके बाद वीज़ा लगेगा। एंड कुछ लोग तो इसको लीमिया बोलते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिनसे मैं मिलता हूँ, जो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं सर लीमिया लगवा दो कनाडा का। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि LMIA है क्या, what factors have to be considered when you're applying for an LMIA, and are we the ones who are applying for the LMIA or is the employer applying for an LMIA? तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। पर इससे पहले कि हम आगे जाएं, मेक श्योर कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और अपडेट्स देते रहें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। इससे आपका कुछ खर्च नहीं होगा, बट हाँ, हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए और ज़्यादा बना पाएँ। चलो आगे चलते हैं। सो LMIA का मतलब क्या है? LMIA एक एब्रीविएशन है जो स्टैंड करता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए। कौन करता है ये असेसमेंट एंड क्यों करता है? जब किसी भी कनेडियन एम्प्लॉयर को आउट ऑफ कनाडा से किसी भी फॉरेन वर्कर को बुलाना है काम करने के लिए अपने पास, तो उसको एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा से असेसमेंट करवानी ज़रूरी है कि क्या ये आदमी नीडेड है कनाडा में, एंड इसकी नीड क्यों है, क्या ये सेम स्किल सेट का बंदा कनाडा में अवेलेबल नहीं है। तो इस असेसमेंट को बोलते हैं LMIA, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, कि जो फॉरेन वर्कर कनाडा में एंटर करेगा वो उस पर्टिकुलर एरिया की जॉब मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करेगा, इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो हमें 3 तरह का आउटकम मिल सकता है हमारे LMIA एप्लीकेशन का। तो LMIA एप्लीकेशन सबसे पहले डालता कौन है? एम्प्लॉयर, जिसको फॉरेन वर्कर को बुलाना है। तो सपोज़ करिए किसी को एक पर्टिकुलर स्किल सेट का आदमी चाहिए, कनाडा में इंटरव्यू राउंड्स कंडक्ट किए एंड उसको उस स्किल सेट का आदमी नहीं मिला, या मिला तो बहुत ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा था। सेम स्किल्स का आदमी उसको आउटसाइड कनाडा से बहुत ही कम पैसों में मिल रहा है। तो दैट कैन बी वन रीज़न। और उसको या तो सेम स्किल सेट का आदमी कनाडा के अंदर मिल नहीं रहा है। कनाडा के अंदर आदमी में हम सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं या तो जो कनेडियन PRs हैं या कनेडियन सिटीजन्स हैं। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल जो किसी भी टाइप के टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा पे हैं, दैट इज़ स्टडी और वर्क वीज़ा और एनी काइंड ऑफ वीज़ा। सो अगर हम उनको भी, अगर कोई एम्प्लॉयर जो कि कनाडा के अंदर बैठा है और वो किसी स्टूडेंट को या किसी ऐसे बच्चे को जो अपने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे है उसको हायर करता है, तो उसके लिए भी उसको LMIA देना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। तो LMIA है क्या बेसिकली? इट्स नॉट अ जॉब ऑफर, इट्स नॉट अ वर्क परमिट, इट्स नॉट अ वर्क वीज़ा, इट्स जस्ट एन असेसमेंट जो कि ESDC ने किया था ये चेक करने के लिए कि क्या ये जो एम्प्लॉय आ रहा है कनाडा में, फॉरेन वर्कर जो आ रहा है कनाडा में, वो नीडेड है या नहीं। अगर ESDC ने जो असेसमेंट किया उसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, तब एक LMIA इशू होता है, उसी को बोलते हैं LMIA अप्रूवल। अगर वो नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स कि जो एम्प्लॉयर है वो उस पर्टिकुलर जॉब पोजिशन के लिए आउटसाइड कनाडा से किसी को नहीं बुला सकता है। तो फॉर यू टू बी एबल टू अप्लाई टू अ जॉब, फर्स्टली यू हैव टू गेट अ जॉब ऑफर फ्रॉम कैनेडियन एम्प्लॉयर, एंड देन उस कनेडियन एम्प्लॉयर के पास उस जॉब ऑफर के लिए एक पॉजिटिव LMIA होना चाहिए, या तो पॉजिटिव या न्यूट्रल। ठीक है, तभी वो आपके लिए वर्क वीज़ा एप्लीकेशन डाल पाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? तो फर्स्टली जॉब ऑफर, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड इज LMIA। LMIA ज़रूरी नहीं है कि आप जब आपका इंटरव्यू हुआ उसके बाद ही अप्लाई करेगा। एक एम्प्लॉयर LMIA पहले से भी लेके रख सकता है ESDC को ये बता के कि आई नीड सम फॉरेन वर्कर, आई डोंट नो वेयर आई वुड आई एम नॉट श्योर कि मुझे कहाँ से मिलने वाला है फॉरेन वर्कर, किसी भी कंट्री से मिल सकता है। आई एम स्टिल कंडक्टिंग इंटरव्यू राउंड्स, बट या आई वुड नीड समबडी जो ये पोजीशन फिलअप कर पाए। तो आप मेरा LMIA की असेसमेंट कर दीजिए, आप मेरा जॉब पोजीशन के लिए असेसमेंट कर दीजिए एंड मुझे पॉजिटिव या नेगेटिव असेसमेंट दे दो। तो अगर वो पॉजिटिव आ गया, दैट मीन्स ही इज़ नाउ ऑथराइज्ड टू गेट समबडी फ्रॉम आउटसाइड कनाडा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को बोलते हैं प्री अप्रूव्ड LMIAs। आपने कभी सुना हो शायद प्री अप्रूव, हम देसी भाषा में, हम नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं प्री अप्रूव्ड लीमियास। तो ये एक्चुअली प्री अप्रूव्ड LMIAs होते हैं जो पहले से अप्रूव हुए पड़े हैं, एंड इसमें अब सिर्फ हमें एम्प्लॉई का नाम इन्फॉर्म करना है ESDC को कि हमें एम्प्लॉई मिल गया है, हमें फॉरेन वर्कर मिल गया है, उसका नाम हमारे LMIA में ऐड कर दो। ठीक है,
जब इसमें नाम ऐड हो जाएगा तो हम अपना वर्क परमिट एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ठीक है। फॉर दैट वी कैन डू इट आवरसेल्व्स, वी कैन ऑल्सो हायर समबडी, हायर अ लॉयर, एन इमिग्रेशन लॉयर or a licensed immigration consultant on our behalf. We can appoint somebody and they can submit the application to Canadian Embassy. So basically हमें क्या समझ आया कि LMIA एप्लीकेशन एम्प्लॉयर ने डालनी है। प्रूव कैसे करते हैं, एम्प्लॉयर कैसे प्रूव करेगा ASDC के सामने कि उसको आदमी नहीं मिल रहा है कनाडा में। फॉर दैट दे हैव टू प्रूव कि उन्होंने वहाँ पे रिक्रूटमेंट ड्राइव्स कंडक्ट की हैं, वहाँ पे इंटरव्यू राउंड्स कंडक्ट हुए हैं, उन्होंने जॉब ओपनिंग्स निकाली थी न्यूज़पेपर में एंड जॉब पोर्टल्स पे। तो दैट इज़ अ होल डिफरेंट प्रोसेस, वी डोंट नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स बिकॉज हम एक एम्प्लॉई परस्पेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं। जो उसका एम्प्लॉयर परस्पेक्टिव है उसमें बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स हैं जो LMIA अप्रूवल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो कितनी तरह के LMIAs होते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन है। सिंस अभी बहुत सारे अपडेट्स कैनेडियन एम्बेसी ने दिए हैं रिसेंटली कुछ दिनों में LMIAs के ऊपर, तो अभी हम ये डिस्कस करने वाले हैं फर्स्टली कि कौन कौन सी तरह के LMIAs हैं एंड जो अपडेट्स आए हैं वो कौन सी कैटेगरी को इम्पैक्ट करने वाले हैं। फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ LMIAs दे वेरी जस्ट बिकॉज ऑफ द सैलरी डिफरेंसेस। तो एक कनाडा में हर प्रोविंस की एक मीडियन आर्ली वेज होती है, ठीक है, जो कैनेडियन एम्बेसी ने, कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे लिस्ट की हुई है। तो अगर कोई भी एम्प्लॉयर कोई जॉब पोजीशन निकालता है, उसके पास कोई जॉब पोजीशन खाली है एंड वो उसकी जो सैलरी है, जो आर्ली वेज है, उस प्रोविंस की मीडियन वेज से ज़्यादा रखता है, तो वो जो LMIA है वो हाई वेज LMIA कहलाएगा। एंड अगर वो मीडियन वेज, जो उस प्रोविंशियल जो मीडियन वेज थी उससे कम सैलरी ऑफर कर रहा है उस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए, जो LMIA प्रोसेस होगा, जो एप्लीकेशन डलेगी LMIA के लिए, असेसमेंट के लिए, वो लो वेज LMIA होगा। इसके अलावा जो भी डिफरेंसेस हैं वो होते हैं डॉक्यूमेंटेशन में जो हम एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं एंड जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो हमें प्रूव करना है ESDC को एम्प्लॉयर की तरफ से कि उसने क्या रिक्रूटमेंट एफर्ट्स किए वहाँ पे कैनेडियन सिटीजन्स के लिए, PRs के लिए, कि वो वहाँ से वर्कफोर्स निकाल पाता, वहाँ से वो वर्कर निकाल पाता, वो सब उसको प्रूव करना पड़ेगा। तो जो डिफरेंसेस हैं वो उस तरफ से हैं, तो हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं, विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। बट राइट नाउ द मेन डिफरेंस फ्रॉम योर परस्पेक्टिव इज़ दी सैलरी। तो जब भी आपको कोई कंसल्टेंट, आप किसी के थ्रू अगर LMIA प्रोसेस करवाना चाह रहे हो, आप वर्क परमिट डालना चाह रहे हो कनाडा का, एंड इफ समबडी इज सेइंग कि ये हाई वेज है या लो वेज है, द सिंपलेस्ट वे टू चेक इज गो टू द कैनेडियन गवर्नमेंट्स वेबसाइट, विल प्रोवाइड यू विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ आप चेक कर सकते हैं कि मीडियन आर्ली वेज हर प्रोविंस के लिए क्या दी गई है, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि आपका जो जॉब ऑफर है उस पर जो आर्ली वेज है वो उससे ज़्यादा है या उससे कम है, दैट्स इट। कम है तो लो वेज है, ज़्यादा है तो हाई वेज है, ठीक है। Now let's go to the third kind of LMIA, that is caregiver LMIA. So any organization, any family who wants to hire somebody to take care of their children or any elderly, they file an application to ESDC for under this category. तो किसी को भी केयर गिवर्स चाहिए, चाहे अपने बच्चों के लिए चाहे बड़ों के लिए, तो वो जो LMIA एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे वो डलेगी केयर गिवर LMIA के अंडर। इफ दिस कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, तब हम टेम्परेरी फॉरेन वर्कर जो हम आउटसाइड कनाडा से बुला रहे हैं उसकी वर्क परमिट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। द फोर्थ काइंड इज एग्रीकल्चरल LMIA, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चरल LMIA होती है ये लो वेज भी हो सकती है और ये हाई वेज भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस कि जो हम फॉरेन वर्कर को बुला रहे हैं उसको कितना एक्सपीरियंस है एंड जो हमें वहाँ पे आदमी चाहिए वो कितना हाई स्किल सेट वाला चाहिए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा स्किल सेट वाला, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए तो हमें हाई वेज LMIA रिलीज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर कोई 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद जा रहा है तो लो वेज से भी काम चल जाएगा। तो इट सोली डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्प्लॉयर कि वो किस कैटेगरी में फाइल करता है एग्रीकल्चरल LMIA को, ठीक है। इसके अलावा एक सीजनल फार्म वर्कर कैटेगरी भी है जिसको हम 5th कैटेगरी मान सकते हैं, जो कि रिस्ट्रिक्टेड है अभी सिर्फ मैक्सिकन सिटीजन्स के लिए और करीबियन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर US के आसपास उनके लिए। जब 4 से 5 महीने की सीजनल कुछ फार्म्स पे सीजनल कुछ वर्कर्स चाहिए होते हैं तो वो लोग वहाँ पे इन LMIAs के अंडर एप्लीकेशन प्रोसेस करके वर्क परमिट्स लेके US के अंदर आके काम करते हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। मूविंग फर्दर, द 6th काइंड ऑफ LMIA इज PR सपोर्टिंग LMIA। PR सपोर्टिंग LMIA तो मतलब इसका क्या मतलब है कि बाकी LMIAs जो हमने प्रोसेस कर रहे थे हम लोग, लो वेज हाई वेज, क्या उसके बेसिस पे PR नहीं मिलेगी? मिलेगी, बट इन दैट केस यू विल बी गेटिंग पॉइंट्स फॉर वर्किंग इन कैनेडा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप LMIA एप्लीकेशन करके वर्क परमिट पे कनाडा गए एंड आपने 1 साल काम किया तो आपको आपकी जो एप्लीकेशन थी उसमें 1 ईयर वर्किंग के पॉइंट्स मिल जाएंगे। बट यहाँ पर आपको, क्योंकि आपकी जो LMIA एप्लीकेशन है वो डुअल इंटेंट है,
तो जो आपको एम्प्लॉयर बुला रहा है वो आपके बिहाफ पे सिर्फ वर्क परमिट की एप्लीकेशन नहीं डाल रहा है, वो आपके बिहाफ पे वर्क परमिट तो डाल ही रहा है, साथ साथ पीआर की भी एप्लीकेशन डाल रहा है। तो दीज LMIAs कैन बी लो वेज, कैन बी हाई वेज। यूजली ये हाई वेज LMIAs होते हैं, अच्छे स्किल सेट वाले लोगों के लिए ही एम्प्लॉयर्स डुअल इंटेंट LMIs प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन बेनिफिट क्या है कि जब हमारी पीआर एप्लीकेशन डलती है तो अगर हम टीयर 0, 1, 2 या 3 इस कैटेगरी में फाइल करते हैं तो हमें 50 पॉइंट्स मिलते हैं। एंड अगर हम टीयर 00 कैटेगरी में फाइल करते हैं जो कि मैनेजरियल पोस्ट हो गई, तो आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि हम जो आपको दिखा रहे हैं कि इन जॉब पोजीशंस के लिए अगर आप फाइल करते हो तो आपका जो पॉइंट्स हैं वो 200 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं आपकी प्रोफाइल में, CRS 200 पॉइंट्स। दिस इज़ द बेस्ट कैटेगरी ऑफ LMIAs दैट एनीबडी कैन अप्लाई फॉर। तो ये यूजुअली बहुत कम एम्प्लॉयर्स डुअल इंटेंट LMIs निकालते हैं। अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, इट्स अ ग्रेट डील। जितनी भी LMIA एप्लीकेशंस एम्प्लॉयर्स प्रोसेस करते हैं टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स को लाने के लिए, उन सब के लिए जो ESDC की फ़ीस है वो है $1000 बट जब हम डुअल इंटेंट LMIA की बात करते हैं तो ये वाली जो एप्लीकेशन फ़ीस है ये वेव्ड ऑफ है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स जो एम्प्लॉयर है वो अगर आपके बिहाफ पे उसको आपका स्किल सेट अच्छा लग रहा है, समटाइम्स दे माइट आस्क कि आप मेरी एप्लीकेशन फ़ीस भी आप ही पे करेंगे। तो यू शुड नो कि जो डुअल इंटेंट है उसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस वेव्ड ऑफ होती है। 7th काइंड ऑफ LMIA इज ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम। ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ग्रुप A एंड ग्रुप B। ग्रुप A इज इनोवेशन फर्म्स, किसी भी तरह की इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ पे जो काम किया जा रहा है, जो एम्प्लॉयर्स उन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो उस कैटेगरी में अगर आप किसी को भी आउटसाइड कनाडा से बुलाना चाहते हो, दैट इज़ अंडर ग्रुप A, ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम का ग्रुप A। ठीक है, GTA भी बोलते हैं इसको हम लोग। एंड जो सेकेंड कैटेगरी है ग्रुप B, दैट इज़ प्रायोरिटी ऑक्यूपेशंस। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो भी ऑक्यूपेशंस अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर डाली हैं, अगर आप उस ऑक्यूपेशन के अंदर फॉल करते हो तो आपका जो LMIA एप्लीकेशन है, जो एम्प्लॉयर LMIA एप्लीकेशन डालेगा वो GTB में डालेगा, ग्लोबल टैलेंट ग्रुप B में डालेगा। ठीक है, इनका जो प्रोसेस टाइम है इन LMIAs का वो यूजुअली काफ़ी कम रहता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम्स। तो अगर नॉर्मल LMIA एप्लीकेशन को असेस कराने का नॉर्मल जो प्रोसेस है वो अगर आपको 4 हफ्ते लग रहा है तो यहाँ पर वो सिर्फ 1 हफ्ता लगेगा। इट्स यूजुअली 1/4 ऑफ व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम। तो इन एप्लीकेशंस को यूजुअली ESDC प्रायोरिटाइज करता है। सो अब हमें क्या पता लगा कि कितनी तरह के LMIAs होते हैं। अगर हमें PR एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस करना है, अगर हम ये सोच के जा रहे हैं कि हाँ हमें PR सपोर्ट चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि बाकी LMIAs में PR नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डुअल इंटेंट LMIA प्रोसेस होगा तभी PR मिलेगी। हाँ, अगर डुअल इंटेंट होगा तो डायरेक्टली PR एप्लीकेशन स्टार्ट में ही डल जाएगी। एंड लो वेज या हाई वेज होगा या किसी एग्रीकल्चरल होगा या कोई भी और कैटेगरी है, उस केस में जो आपका PR है वो डाउन द लाइन आप अपनी अपनी प्रोविंस के हिसाब से प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स ढूंढ के आप जिस भी प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हो आप एप्लीकेशन पुट इन करोगे एंड यू विल गेट पॉइंट्स फॉर वर्किंग इन कैनेडा। दैट्स हाउ यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स योर PR। ऑल्सो LMIA एप्लीकेशंस के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई एज रिक्वायरमेंट्स नहीं है। एज लॉन्ग एज द एम्प्लॉयर सेज कि ये जो वर्कर है ये मेरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, इसका स्किल सेट मेरी रिक्वायरमेंट्स को मैच करता है, यू गुड टू गो। ये भी एक मिथ है कि हाँ अगर 45 ईयर्स से ऊपर की एज है तो आप LMIA पे नहीं जा सकते हो, है ना। अगर आपकी एज 24 से कम है तो भी नहीं जा सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। यू जस्ट हैव टू हैव the right skill set that is needed for a particular job in Canada. Moving ahead, what are the recent announcements or updates that the Canadian government has made regarding LMIAs in the previous year? So कुछ common questions जो पूछे जाते हैं LMIAs के बारे में, तो हम वो भी डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि LMIA की वैलिडिटी क्या होती है। ठीक है, एज ऑफ May 1st 2024 जो LMIA की वैलिडिटी है that has to be 6 months after a positive assessment has been made by ESDC. दैट मीन्स कि जब भी हमारा एप्लीकेशन का जो आउटकम था LMIA हमने अप्लाई किया LMIA के लिए एंड हमारा जो आउटकम है वो पॉजिटिव आया, तो जिस डेट को वो पॉजिटिव आया उसके 6 महीने तक ही वो LMIA वैलिड है एंड उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। तो उसका क्या मतलब है कि क्या वो 6 महीने का ही वर्क परमिट है? नहीं, इसका ये मतलब है कि हमने क्या डिस्कस किया था कि द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑफर लेटर, द सेकेंड स्टेप इज़ गेटिंग एन LMIA अप्रूव्ड LMIA approval, positive assessment, and the third is submitting a visa application for work permit in Canada.
एंड द फोर्थ इज गेटिंग अ वर्क वीज़ा अप्रूव्ड। तो अभी हम LMIA पॉजिटिव असेसमेंट तक ही पहुँचे हैं। हमारे पास 6 महीने हैं जब तक ये LMIA जो असेसमेंट है ये वैलिड रहेगी। ओके, सो इन 6 महीनों में अपनी वर्क वीज़ा एप्लीकेशन एम्बेसी में सबमिट करनी है। दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। तो जिस भी टेम्परेरी फॉरेन वर्कर का वर्क वीज़ा फाइल करना है, अप्लाई करना है कनेडियन एम्बेसी में, वो इन्हीं 6 महीने में करना है। इट डजेंट मैटर कि आपका जो जॉब ऑफर है वो उन 6 महीने के बाद स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपका जो LMIA का जो असेसमेंट था वो पॉजिटिव आया March 3, 2024 को, एंड आपकी जॉब स्टार्ट हो रही है January 1, 2025 से। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर। बट March 4 से अक्टूबर 3 तक आपके 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन था वर्क वीज़ा के लिए वो अक्टूबर 3 से पहले डलना था। एंड उसके बाद जो एम्बेसी अपना प्रोसेसिंग टाइम लेगी, वो जितना भी है वो लेगी, एंड उसके बाद जब वर्क वीज़ा आ जाएगा आप अपनी जॉब ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। वर्क वीज़ा की वैलिडिटी डिपेंड्स कि आपने किस पर्टिकुलर काइंड का LMIA अप्लाई किया। लो वेज के लिए जो वर्क वीज़ा की ड्यूरेशन थी, जो वर्क वीज़ा फॉरेन वर्कर्स को मिलता था वो 2 ईयर्स के लिए वैलिड था, एंड हाई वेज वर्कर्स के लिए दिस ड्यूरेशन कैन गो अप टू 3 ईयर्स। ओके, तो इवन इफ द LMIA इज वैलिड फॉर 6 months, द ड्यूरेशन ऑफ वर्क वीज़ा इज 2 ईयर्स फॉर लो वेज एंड कैन गो अप टू 3 ईयर्स फॉर हाई वेज। जो अपडेट आया 1 मई 2024 को, इससे पहले तक जो ये LMIA वैलिडिटी थी ये 12 महीने के लिए वैलिड होता था। तो हमारी जो वर्क वीज़ा की एप्लीकेशन है वो हम 12 महीने तक डाल सकते थे। तो एम्प्लॉयर्स हैड मोर टाइम टू फाइंड अ वर्कर इफ़ दे गॉट अ LMIA प्री अप्रूव्ड इनिशियली, और उन्होंने टेम्परेरी फॉर्म वर्कर बाद में ढूंढा। एंड वन मोर थिंग, जो ये 6 months का वैलिडिटी है LMIA के लिए, ये सीजनल फार्म वर्कर्स पे अप्लाई नहीं करता है। ठीक है, तो बाकी सभी LMIA कैटेगरीज पे हमने 7 LMIA कैटेगरीज डिस्कस की थी, 7 LMIA टाइप्स डिस्कस किए थे। सिर्फ एक पे अप्लाई नहीं करता है, बाकी 6 पे अप्लाई करेगा। ठीक है, तो हम एक अपडेट भी बोल सकते हैं। इस साल जो पहला अपडेट आया LMIAs के ऊपर वो था कि LMIA की वैलिडिटी को 12 months से 6 months रिड्यूस करके 6 months कर दिया गया। तो दिस वॉज द फर्स्ट अपडेट दैट वी रिसीव्ड on May 1st, 2024. There will be some more updates that we will be discussing further down the video, so please stay tuned. The Employment Minister of Canada, Randy Bernard, made some announcements on August 26th, 2024 that starting September 26 जितने भी LMIA applications हैं जो कि लो वेज स्ट्रीम के अंदर डाले जाएंगे, उन पे कुछ नए रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है, तो क्या है वो रूल? सबसे पहला रूल है कि जो LMIA एप्लीकेशंस ऐसे मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में जहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6% से ज़्यादा है। ये हम सबको पता है कि कनाडा में जॉब क्राइसिस चल रहा है, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, राइट? अगर बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो यूजुअली क्या होगा कि एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में 6% से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। ओके, तो कनेडियन गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि अगर वहाँ पर इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बहुत सारे फॉरेन वर्कर्स भी हैं, बहुत सारे कनेडियन सिटीजन्स भी हैं, बहुत सारे कनेडियन परमानेंट रेजिडेंट्स भी हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जो वर्कफोर्स है, जो आपको लोग चाहिए वो वहाँ से हायर करो, आउटसाइड कनाडा से मत बुलाओ। 6% से ज़्यादा अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है तो आप आउटसाइड कनाडा से लो वेज स्ट्रीम के लिए एटलीस्ट किसी को नहीं बुलाओगे। हम आपकी जो एप्लीकेशन है ESDC, आपकी LMIA की जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ओके, क्या लॉजिक है कि जो लो वेज स्ट्रीम्स हैं यूजुअली उसमें बहुत ज़्यादा स्किल सेट वाले लोग नहीं हायर किए जाते। दीज आर बेसिक जॉब्स, तभी उसके लिए लो वेज ऑफर की जा रही है। तो ये स्किल सेट आप वहाँ से हायर करके भी सिखा सकते हो। आपको टेम्परेरीली कुछ टाइम के लिए, जब तक कि जॉब क्राइसिस खत्म नहीं होता, आपको बाहर से, कनाडा के बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ अ लॉजिकल मूव टू हैंडल द जॉब क्राइसिस। कुछ सेक्टर्स को एग्जेम्प्ट रखा गया है इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट में, जिसमें से द फर्स्ट सेक्टर इज़ फूड सिक्योरिटी सेक्टर, जिसके अंदर आता है प्राइमरी एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग एंड फिश प्रोसेसिंग। द सेकेंड सेक्टर इज़ कंस्ट्रक्शन एंड द थर्ड वन इज़ हेल्थ केयर। तो दीज आर द सेक्टर्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है फॉरेन वर्कर्स की, तो इनको एग्जेम्पशन रखा गया है। इनके लिए अभी भी प्रोसेस होंगे लो वेज LMIAs। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट वाज मेड इज़ कि जो भी एम्प्लॉयर कनाडा से बाहर से लोगों को बुला रहा है लो वेज स्ट्रीम के अंदर, वो अपनी टोटल वर्कफोर्स का, अगर उसके पास 100 आदमी काम करते हैं तो वो सिर्फ 10% लोग आउटसाइड कनाडा से बुला सकता है, जो कि पहले 20% होता था। ठीक है, तो अगर वो पहले 100 में से 20 लोग आउटसाइड कनाडा से बुला सकता था और 80 लोग उसको कनाडा के अंदर से ही कैनेडियन PRs या कैनेडियन सिटीजन चाहिए थे, अब वो सिर्फ 10 बुला सकता है। दिस इज़ अगेन किस लिए किया गया, ताकि कैनेडियन PRs को और कैनेडियन सिटीजन्स को जॉब मिले एंड आउटसाइड कनाडा से कम लोगों को बुलाया जाए। ये कैप इनिशियली जुलाई 2019 में 30% हुआ करता था, देन मार्च 2024 में इसको 20% किया गया। इस साल ऑलरेडी एक एफर्ट हो चुका है इसको कम करने का।
उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नहीं दिखी गवर्नमेंट को, कनेडियन गवर्नमेंट को। तो उन्होंने अब सितंबर 26 ऑनवर्ड्स, ये जो भी हम रूल्स अभी बात कर रहे हैं, ये सब सितंबर 26 के बाद से लागू होंगे। ओके, अनाउंसमेंट अगस्त 26 को हुई है, सितंबर 26 से दीज विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो मार्च 24 में 20% हुआ, सितंबर 26 को दिस इज गोइंग टू बी 10%। एंड द थर्ड अनाउंसमेंट दैट वाज मेड इज, पहले क्या होता था 5 years बैक, व्हाट हैपेंड वाज कि कुछ लोग कनाडा विजिट कर रहे थे अपना विजिटर वीज़ा पे, एंड अचानक से कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गए, तो कनेडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जहाँ पे विजिटर वीज़ा पे इफ़ यू फाइंड एन एम्प्लॉयर इन कनाडा यू कैन अप्लाई फॉर अ वर्क वीज़ा, यू कैन एक्चुअली चेंज योर वीज़ा फ्रॉम विजिटर टू वर्क वीज़ा। दिस पॉलिसी was placed in effect for 5 years and it was supposed to expire in 2025, ठीक है। बट अभी अगस्त 28 को एक अनाउंसमेंट किया गया, कोई भी आदमी जो कनाडा विजिटर वीज़ा पे ट्रैवल कर रहा है वो वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता फ्रॉम इनसाइड कनाडा। अगर उसको LMI एप्लीकेशन प्रोसेस करना है तो उसको इंडिया आके, अगर कोई एम्प्लॉयर मिल भी गया तो एम्प्लॉयर उसके लिए LMI प्रोसेस करेगा, उसको इंडिया वापस आना पड़ेगा और फिर एक वर्क परमिट एप्लीकेशन डलेगा। वो इनसाइड कनाडा से अपना विजिटर वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं करवा सकता है या वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो दिस इज़ अ मेजर न्यूज़। बहुत सारे लोग इसीलिए कनाडा भी ट्रैवल करते थे इंडिया से कि वो वहाँ जाके एक जॉब सर्च करेंगे, एक एम्प्लॉय ढूंढेंगे, उनको उनको कन्विंस करेंगे कि वो उनके लिए एक LMI एप्लीकेशन प्रोसेस करके असेसमेंट पॉजिटिव ले लें, उनका वर्क वीज़ा उनको दिलवा दें। ये जो प्रोसेस था जो फॉलो किया जा रहा था कुछ टाइम से, जिसके कारण जॉब क्राइसिस बढ़ रहा था कनाडा में, इसको एड्रेस किया गया है कनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा और ये अब मूविंग फर्दर ये भी नहीं हो पाएगा। सो ये 3 मेजर अपडेट्स थे जो अभी अनाउंस हुए हैं। एक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो LMI की वैलिडिटी है वो 6 महीने की हो गई है 12 महीने से घटकर। अगर आप सभी के कोई भी और क्वेश्चंस हैं LMI को लेकर, कनाडा वर्क परमिट को लेकर, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं एंड विल मेक श्योर कि हम आपके क्वेश्चंस को जल्द से जल्द आंसर कर पाएँ। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड फाउंड इट टू बी इन्फॉर्मेटिव। गुड डे।